नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से। कल हमने परमाण्विक ध्रुवणता को समझने के लिए पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में विस्तृत रूप से जाना था और हमने ये सीखा था अनेक उदाहरणों की मदद से कि यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र, धन आवेश का केंद्र कंसाइड कर जाएगा और कंसाइड करने के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का रहेगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन पाएगा और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का मान शून्य होगा। हमने अनेक उदाहरणों से यह भी जाना था कि यदि पोलर मॉलिक्यूल्स है तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का होता है कि उनके मध्य में इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र, धन आवेश का केंद्र कंसाइड नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन होती है और तब जो भी डाइपोल मोमेंट बनता है वह परमानेंट बनता है। इसके भी हमने कुछ उदाहरणों को सीखा है। लेकिन हमने एक बात और सीखा कि यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके रखें, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखें, जैसा बताया था अभी, अगर क्षेत्र नहीं है तो ठीक है, फिर तो डाइपोल मोमेंट शून्य होगा। लेकिन यदि क्षेत्र है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धन आवेश का केंद्र कंसाइड नहीं कर पाते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर, नाभिक पर किस प्रकार का बल लगता है, आप जरा समझने का प्रयास करें। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उस पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक पर जो फोर्स लगेगा वह फोर्स अपोजिट डायरेक्शन का होगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हट जाता है। साथ ही नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में डिफरेंट पोलरिटी के कारण जो आकर्षण बल लगता है वो पास आना चाहते हैं, विस्थापन को कम करना चाहते हैं। अतः दोनों ही प्रकार की रस्साकसी से स्थिति से एक संतुलन की अवस्था आ जाती है जिसमें एक डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट बन जाता है। और आपको बताया गया था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में जो इस प्रकार का इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होगा, यह डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसके प्रोपोर्शनल होगा और इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए जो कांस्टेंट यूज किया जाता है वह अल्फ़ा कहलाता है। अल्फ़ा को हम एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के लिए कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक पर बल ई होगा तथा इस बल के विपरीत त्रिज्या डी के गोले में स्थिति ऋण आवेश के कारण बल लगेगा। यदि हम ये मान लें कि ऋण आवेश का वितरण त्रिज्या डी के गोले में एक समान रूप से है तो हम आवेश के लिए समीकरण लिख सकते हैं Q = E अपॉन 4/3 पाई AQ मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई DQ और इस प्रकार से इस आवेश का मान निकल के आएगा EdQ/AQ, जहाँ पर ऋण आवेश E त्रिज्या A के गोले में समान रूप से वितरित मान लिया गया है। इस प्रभावी रूप से जो ये आवेश है गोले के केंद्र पर माना जा सकता है। अतः इसके कारण जो बल लगेगा कूलम के नियमानुसार F K Q1 Q2/d²
और इस प्रकार से इसका मान हो गया F इजिकल्स टू KE/d², और आवेश जो अभी निकाला था उस मान को रख दिया गया है EdQ/AQ, और इस प्रकार से जो फोर्स लग रहा है उसका मान हो गया KE²D/AQ। संतुलन की अवस्था में दोनों जो बल हैं वो समान होने चाहिए, इसलिए हमने दोनों को समान कर दिया है। E इजिकल्स टू KE²D/AQ, और इस प्रकार से ED का मान निकल के आ गया है EAQ/K। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो डाइपोल मूवमेंट है, जिसको हम प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे हैं, P से दर्शा रहे हैं, P इजिकल्स टू ED, जिसका मान हुआ EAQ/K। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, K का मान रख रहे हैं 1/4πε0, इसलिए ये हो गया 4πε0 कैपिटल EAQ। वॉल्यूम की टर्म में लें तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πAQ, इसलिए 3 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किया और इस प्रकार से डाइपोल मोमेंट का मान आ गया 3ε0 कैपिटल EB। कैपिटल B परमाणु का आयतन है, जिसका मान 4/3πA³ है। क्या अर्थ निकला? डाइपोल मोमेंट P है, जिसका डायरेक्शन ऋण आवेश के केंद्र से धन आवेश की केंद्र है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश है। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 जो हमने निकाली है, इक्वेशन 1 किसके लिए है? जो हमने बतलाया कि P इजिकल्स टू अल्फ़ा ही, दोनों की तुलना करें तो अल्फ़ा का मान निकल के आ जाता है 4πε0AQ। ε0AQ अल्फ़ा परमाणविक ध्रुवणता कहलाती है, और अल्फ़ा को हम परिभाषित कर सकते हैं एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के मुख्यतः परिमाण को यह व्यक्त करती है। यदि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर है तब तो निश्चित रूप से अल्फ़ा एक स्केलर कांस्टेंट होगा, और यदि परमाणविक ध्रुवणता विद्युत क्षेत्र के समांतर नहीं है, उस केस में हम अल्फ़ा को एक टेंसर से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो परमाणविक ध्रुवणता है, यह परमाणविक ध्रुवणता का मान 4πε0AQ के द्वारा दिया जाता है, और यह इसका गणितीय संबंध है। एक बार परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न है जो मैं विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र से लिया हूँ। हाइड्रोजन परमाणु के ऋण आवेश को प्रोटॉन के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के गोले में समान रूप से वितरित मानते हुए हाइड्रोजन की परमाणवीय ध्रुवणता की गणना कीजिए, यानी अल्फ़ा निकालना है। दूसरा पार्ट फिर कहा गया है, हाइड्रोजन परमाणु को 1000 किलोवोल्ट/मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो धन आवेश के सापेक्ष ऋण आवेश के वितरण केंद्र का विस्थापन निकालना है, यानी स्मॉल e निकालनी है। हमने अभी परमाणविक ध्रुवणता का समीकरण निकाला हुआ है, और यह समीकरण होता है 4πε0AQ। ए का मान दे रखा है, अतः परमाणविक त्रिज्या का मान रख करके हम परमाणविक ध्रुवणता निकाल सकते हैं। हम जानते हैं P बराबर अल्फ़ा E होता है। अल्फ़ा का मान आ चुका है 1 से, E का मान दे रखा है, अतः प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की गणना की जा सकती है। और जो विषय अब पूछा गया है कि धन आवेश के सापेक्ष ऋण आवेश का जो वितरण केंद्र है उसमें कितना विस्थापन होगा। धन आवेश के सापेक्ष ऋण आवेश का वितरण केंद्र का विस्थापन पूछा है। इस विस्थापन के मान को भी हम निकाल सकते हैं। D इजिकल्स टू P/Q। P का मान सेकंड पॉइंट से आ गया है, और जब हम विस्थापन निकालते हैं तो ये मान निकल के आता है 0.87 × 10⁻⁻16 मीटर। हम फिजिक्स में जितने भी कंसेप्ट हैं उनको समझें, अभ्यास करें, डेरिवेशन को निकालें और अंकित प्रश्नों को ज़रूर हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।